नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर तीखा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बार बार ऐसे हालत पैदा कर रहा है जिससे पुराने तनाव की याद ताज़ा हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोलकाता तक पहुंचने की बात तो दूर, वे मुश्किल से जम्मू तक सीमित रह पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे सपने छोड़ देने चाहिए और अपने हित में दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खराब रिश्तों में भारत को उतना नुकसान नहीं है जितना पाकिस्तान को हो सकता है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। चल रहा है, उसके चलते पाकिस्तान ने भारत को थ्रेटन करा है कि कोलकाता में या दिल्ली में जैसे हमले करेंगे। जो उनके मिनिस्टर हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल हुए साल भी नहीं हुआ। क्यों खामखा हमें मजबूर कर रहे हैं उन्हें याद दिलाने पे कि किस हालात बने हुए थे। कलकत्ता तो दूर की बात, वो मुश्किल से जम्मू पहुंचे। जम्मू में भी उन्होंने कोई खास नुकसान किया नहीं। मुल्क के राजधानी तक पहुंच नहीं पाए। कलकत्ता पहुंचने का ख्वाब जो है, मुझे लगता है उनको भूल जाना चाहिए। उनकी बेहतरी इसी में है कि किसी न किसी तरह वो रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, बजाय ये कि वो रिश्तों को और बिगाड़ें। क्योंकि खराब रिश्तों से हमें इतना नुकसान नहीं है जितना उनको है। अब आप अंदाजा करिए ना, हमारे जहाज अभी भी उड़ रहे हैं। हमने किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन को ये नहीं कहा है कि हमारे पास तेल नहीं है। पाकिस्तान के हालात देखिए ना, उन्होंने अब एयरलाइंस को कहा हुआ है कि आप शौक से आइए लेकिन आप तेल भर के आइए, क्योंकि हम आपको यहां तेल फराहम नहीं कर सकते। ये उनकी हालत है। तो बजाय ये कि वो कलकत्ता को धमकी दें, लगता है थोड़ा सा वो हालात को अगर साजगार बनाने में एक रोल अदा करें तो अच्छा होगा। हिमाचल प्रदेश के राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। मंडी से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला सामने आया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक 6 और 7 अप्रैल को आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा है कि बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर है और जिसे राज्य के हर वर्ग तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 3.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 3 दशक पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का लक्ष्य इस सरकार को सत्ता से बाहर करना है और आने वाले समय में इसे लंबे समय तक सत्ता में वापस नहीं आने देना। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और चुनावी रणनीतियां अब खुलकर सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो 2 दिन से हमारी चल रही थी, पिछले कल से और आज, यानी कि 6 और 7 तारीख को आज यहाँ ये संपन्न हुई है। मैं प्रदेश के नेतृत्व का और उसके साथ साथ मैं केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 8 वर्षों के बाद प्रदेश कार्य समिति का आयोजन करने का मंडी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उसके पश्चात 3 महीने के पश्चात मंडी में पहली कार्य समिति बैठक हुई थी सरकार बनने के बाद, और बहुत महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर के इस कार्य समिति यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ में जो फैसला प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रमुख रूप से लिया कि अब प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए आंदोलन किए जाएंगे, धरने किए जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जिस सरकार ने हिमाचल को 3 दशक पीछे कर दिया, इस नेतृत्व को और इस सरकार को, इस पार्टी को
अब आने वाले समय में 30 वर्षों को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए जो योजना बनी है, जिन बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है, उस पर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब चुनाव होगा, कांग्रेस की सफाई होगी और लोग कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। ये निश्चित बात है। भाजपा की सरकार बनेगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। चेस्टर हिल में सर क्या अपडेट है सरकार की? देखिए, चेस्टर हिल के मामले में हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस सारे मामले में मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी छुपाने की कोशिश की। संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि अधिकारी इनके भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। सरकार के अंदर जो नेता हैं और नेता संरक्षण दे रहे हैं उन अधिकारियों को जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में हमने एक ही बात कही है, वॉयलेशन है, 118 की वॉयलेशन है और उसके साथ बेनामी ट्रांजैक्शन की संभावना बहुत बड़ी है। और इसके साथ साथ में और बहुत सारी चीज़ों की लेकर के जो एसडीएम की रिपोर्ट, उसके बाद डीसी की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को निरस्त करने के आदेश रेवेन्यू सेक्रेटरी ने किए और वो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने किए या किसने किए, जिस भी वरिष्ठ अधिकारी ने किए हैं, उस चिट्ठी को वापस लेने की बात करके जो है लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। इस बात को सुनिश्चित करेगी और इस सारे मामले में हमने कहा है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। हिमाचल ऑन सेल, इस बात को हम पहले कहते हैं, ये मुझे लगता कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस उदाहरण से कांग्रेस की सारी पोल खुल गई है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का युद्ध विराम पर बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि युद्ध विराम का वे स्वागत करते हैं क्योंकि युद्ध का असर विनाशकारी होता है। उनका कहना है कि युद्ध किसी भी देश या दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं होता। संसद ने आगे बताया कि युद्ध के कारण लोगों को रोजमर्रा की चीज़ें जैसे रसोई गैस के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं और स्थिति लगभग कोरोना काल जैसे बन गई है। अवधेश प्रसाद का यह बयान युद्ध विराम और वैश्विक शांति के महत्व की ओर ध्यान दिलाता है। युद्ध विराम का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि युद्ध जो है कि जो लीला होती है, युद्ध का जो असर होता है वो विनाशकारी होता है। वो किसी भी देश के लिए या दुनिया के लिए युद्ध कभी फलदायी नहीं होता है, परेशानी ही परेशानी पैदा करता है। आज युद्ध का नतीजा है कि एक एक रसोई गैस के लिए लोग तड़प रहे हैं। जो बच्चे परीक्षा देने के लिए या तैयारी करने के लिए दिल्ली में गए हुए थे अपना अलग कमरा लेकर के, अब उनको रसोई गैस नहीं मिल रहा है तो छोड़ के चले आ रहे हैं। जो आदमी शहरों में रह रहे थे और मजदूरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे और कहीं पर रुककर झुपड़ियों में कहीं पर अपना वहाँ गुजर बसर कर रहे थे, अब उनको शहरों में गैस नहीं मिल रहा है तो सब देहात की तरफ, गांव की तरफ फिर पलायन हो रहे हैं। ये तो वही स्थिति पैदा हो गई है जैसे ये हुआ था कोरोना काल में, गांव के लोग सब चले आए, वही स्थिति पैदा हो गई है। तो ये सब कुछ हमारी विदेश नीति के कारण है, हमारी ढुलमुल नीति के कारण है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। युद्ध बीमार हुआ है, विराम हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि युद्ध केवल 10 के दिन लिए नहीं, युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महासचिव शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका से इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बातचीत के जरिए
बड़े बड़े मसलात समाप्त हुए हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं का समाधान हुआ है। तो बातचीत का रास्ता ठीक होता है, लेकिन बातचीत के पीछे इरादा क्या है, सबसे बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से दुखद खबर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का निधन हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहसिना किदवई पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी और उन्होंने पार्टी के लिए अपार योगदान दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी के हर कार्यक्रम में मोहसिना किदवई शामिल होती थी, लेकिन बीमारी के कारण उनका आना कम हो गया था। खड़गे ने यह भी कहा कि एक महिला के रूप में लंबे समय तक राजनीति में दिखना और योगदान देना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस और देश के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। देखिए, मोहसिना किदवई जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और पार्टी के लिए बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था और हर पार्टी के कार्यक्रम में वो आते थे, लेकिन जब थोड़ा बीमार हो गए तब आना कम हुआ। लेकिन एक महिला होकर बहुत दिन पॉलिटिक्स में सस्टेन करना, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं उनको अपनी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे पार्टी के ओर से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तीखा बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब बंगाल में पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते थे तब विपक्ष के लिए नामांकन तक भरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग समय नहीं देता है और चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है। उन्होंने मतदाताओं और विपक्षी दलों को सलाह दी कि अगर चुनाव आयोग समय नहीं देता तो आंदोलन करे, विरोध जताए और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले। अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट में कहा है कि इस तरह के आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह साथ है और बयान के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। डेढ़े भाई आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में जब सूबे की चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं। तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए। आपके दीदी को वकील बना के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ है। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ है, लेकिन रोना धोना मत करो और वो भी घड़ियाली आंसू निकालना बंद करो, ये शोभा नहीं देते। चुनाव आयोग ने कहा है कि भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित करेंगे। चुनाव आयोग की बड़ी बड़ी वादे तो होते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये वादे निभाने के लिए चुनाव आयोग के पास क्या इंतजाम है, क्या हथियार है, ये मुझे मालूम नहीं। क्योंकि बंगाल में चुनाव में ये तनाव होगी, चुनाव में आतंक फैलाने की हर संभव कोशिश होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए
कि निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे जितने सारे पुलिस बल है सब सत्तारूढ़ पार्टी की दलाली करते हैं। जम्मू से इस वक्त और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुविंदर चौधरी ने यूएस इजराइल ईरान संघर्ष में 15 दिन के सीज़फायर की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि भारत हमेशा से मानता आया है कि युद्ध कोई समाधान नहीं है और युद्ध केवल विनाश लेकर आता है। उन्होंने बताया कि भारत का रवैया हमेशा से यही रहा है कि किसी भी तरह की जंग रोका जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज घोषित सीज़फायर की खबर खुशी की है और हालांकि उनका कहना है कि पहले ही युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी। सुरिंदर चौधरी ने उम्मीद जताई है कि यहाँ सीज़फायर स्थायी होगा, अस्थायी नहीं। बयान के बाद वैश्विक राजनीति में शांति के प्रयासों की चर्चा और तेज हो गई है। तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा एक बात मानी, हिंदुस्तान ने हमेशा यही कहा कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है और जंग कोई रास्ता नहीं है कि जिससे आप किसी पे कोई अच्छी चीज कर सकते हैं। जंग हमेशा बर्बादी लेके आता है और हिंदुस्तान ने हमेशा चीज मानी है और इस दौर में भी हिंदुस्तान का रवैया जो रहा वो यही रहा कि जंग किसी तरीके से रुकना चाहिए। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। पहली बात तो जंग होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी बड़ी जंग देखा है और इस जंग में खासकर जम्मू कश्मीर ने बड़ा नुकसान पाया, बड़ी शहादतें पाई हैं और हिंदुस्तान ने भी बड़ी शहादतें पाई हैं। तो इसलिए जंग का किसी बात की सोल्यूशन नहीं। और आज जब ये अनाउंस हुई है कि सीज फायर हुआ है, ये खुशी की बात है। पहली बात तो जंग नहीं होना चाहिए था, अब हो गया तो हम यही थे कि भाई रुक जाए। अब रुका है तो सीज फायर हुई है, तो उम्मीद करेंगे कि ये सीज फायर टेम्परेरी ना हो बल्कि परमानेंट हो, जिससे और ज्यादा नुकसान ना हो। ट्रंप कह रहे हैं कि इस सीज फायर के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है, पाकिस्तान भी इस सीज फायर में। ये थोड़ा सा आप पाकिस्तान से बात कर लें तो और उससे बात कर लें ट्रंप से, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन नंबर होगा आपका ट्रंप के पास का और पाकिस्तान का, तो दोनों से बात कर ले। मेरी तो दोनों से किसी से बात नहीं होती, क्योंकि मुझे तो दोनों की शक्ल अच्छी नहीं लगती। लगता है कि ईरान जीत गया है? लग रहा है कि ईरान जीत गया है? देखिए, जंग में हार जीत नहीं होती, जंग में बर्बादी होती है। और हम इसमें नहीं कहेंगे कि भाई हम कोई रेफरी नहीं है, ये बोलेंगे वो जीत गया वो हार गया। बात वो है कि जंग है, जो नुकसान हुआ, जो जाने गई, जो माल, जो लोगों का बिजनेस खत्म हुआ, जो लोगों ने, कईयों का तो परिवार खत्म हो गए, वो कहाँ, उसमें हार जीत कहाँ है? चाहे वो किसी का एक का मरे, किसी का दूसरे के मरे, चाहे वो ईरान में हुआ, चाहे वो आपका अमेरिका का हुआ। आप देखें हमारे जम्मू कश्मीर के 1-2 बच्चे बेचारे वो भी मारे गए। इसलिए मैं इसको हार और जीत में देखता है, ये एक बर्बादी होती है जो कि जंग नहीं होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें 2 सरकारी मुलाजमों को टेरर लिंक्स के मामले में नौकरी से टर्मिनेट किया गया। किसके लिए? टेरर लिंक्स के मामले में नौकरी से टर्मिनेट किया गया। वो तो अच्छी बात है, उसमें क्या टेरर लिंक? तो अगर कोई भी मुलाजम, क्या कोई भी होगा, मेरे में जैसा कोई होगा, आप जैसा कोई होगा, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने 33% महिला आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। कौसर जहां ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह केवल एक विधेयक या बिल नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कौसर ने जहां ने कहा है कि लंबे समय तक केवल राजनीतिक बयानबाजी होती रही, लेकिन अब पहली बार किसी सरकार ने दृढ़ राजनीतिक शक्तिकरण दिखाते हुए महिलाओं को वास्तविक भागीदारी देने की साहसी निर्णय लिया है। देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 16 से 18 अप्रैल संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का जो निर्णय है, ये केवल एक विधेयक या बिल नहीं है,
ये आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान दिलवाने की दिशा में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। लंबे समय से आपने देखा होगा आधी आबादी के नाम पर केवल राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इतनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए महिलाओं को वास्तविक भागीदारी देने का जो ये साहसी निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय है। ये न केवल भारत की राजनीति बल्कि पूरे सामाजिक और वैचारिक विमर्श को बदल देगा। हैदराबाद से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक खबर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर सस्पेंशन प्रतिक्रिया दी है और अवैसी ने इसे बहुत नाजुक सीज़फायर बताया और कहा है कि भारत हमेशा दक्षिण एशिया में शांति के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाता रहा। उन्होंने PM मोदी के हालिया इजरायल दौरे पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका समय सही नहीं था और असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि भारत हमेशा निष्पक्ष रहा और इसमें इतनी क्षमता है कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए साथ बैठाया जा सके और उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस स्थिति में रिव्यू करेगी और पता लगाएगी कि ऐसा हालत में क्यों उत्पन्न हुए। खासकर पड़ोसी देशों की भूमिका पर इस बयान के बाद विदेशी नीति और कूटनीति रणनीति पर बहस तेज हो गई है। देखिए, ये बड़ा डेलिकेट सीज़फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाज़ा में किया, तीसरा ये इज़राइल और US ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहाँ पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का इज़राइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए होमबिल TV भारत।